शहरों में जल भराव की समस्या को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नदी नालों की सफाई के साथ ही भूस्खलन, बाढ़ से निपटने की तैयारियों के निर्देश। हिमाचल प्रदेश पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का किया स्वागत। धामी ने किया ट्वीट, कहा आत्मीय स्वागत से मन हुआ अभिभूत। देवभूमि उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों का जीना किया मुहाल। दिन के साथ ही रात्रि में भी बिजली कटौती से लोग हल्का। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से दिन प्रतिदिन बिजली की डिमांड बढ़ रही। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन 60 मिलियन यूनिट के पार पहुंची बिजली डिमांड। मौसम विज्ञान ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की जताई संभावना। 1 जून तक मौसम में हो सकता है बदलाव। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का अनुमान। एक्सप्रेसवे से बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर होगा मात्र 2.5 घंटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। 20 जून के बाद से प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में नदी नालों का उफान में आना, साथ ही शहरों में जल भराव की समस्या को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसको लेकर पूर्व में भी आपदा प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। जो भी जल भराव की समस्या है, नदी नालों की साफ सफाई के साथ ही ऐसी जगहों पर जहां भूस्खलन और बाढ़ आने जैसी समस्याएं होती हैं, उसको लेकर आपदा प्रबंधन के साथ समीक्षा की गई है और साथ ही इसके लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। उनको लेकर पहले भी हमने बैठक करी है और जितने भी नदी नाले और हमारे ऐसे बरसाती नाले हैं उनकी सफाई है, शहरों की नालियों की सफाई है, उन सब पर और अत्यधिक जहाँ पर भूस्खलन होता है, ज़्यादा बरसात के समय में बाढ़ स्थिति पैदा हो जाती है, नाले अपना रास्ता बदल देते हैं, बरसाती जो बहने वाले नाले नदियाँ जो इस प्रकार के हैं, उन सब के लिए जो है पहले से चूँकि आपदा प्रबंधन के साथ भी और सभी जिलाधिकारियों के साथ हम पहले इसकी समीक्षा कर चुके हैं। खबर रामनगर से है, जहां बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा को लेकर हुए घटनाक्रम के बाद कौमी एकता मंच के 15 सदस्यों को एक गठित टीम ने इस इलाके में जाकर फैक्ट और फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार किया और इस रिपोर्ट को लेकर बुधवार को मंच के सदस्यों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद सदस्यों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मौजूद अधिकारियों की भूमिका पर एक और कई सवाल खड़े किए। तो वहीं उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि घटनाक्रम के दिन पुलिस की ओर से करीब 350 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं उनका यह भी आरोप था कि घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने यहां रह रहे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, लोगों के साथ मारपीट की, साथ ही उनके घर में रखे सामान को भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया और ये भी कहा कि इस घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो पूरी तरह मजदूर और बेसहारा लोग इसका शिकार हुए। इस रिपोर्ट में जो वहाँ की जो जनता है, जो तमाम तरीके से पीड़ित हुई और उनके 7 लोग मारे गए, इस मामले की गहराई से जांच की गई और जो लोग मारे गए वो अधिकतर गरीब मेहनतकश लोग थे और वो जब वो उपद्रव हो रहा था उसमें वो शामिल भी नहीं थे। कोई काम से लौट रहा था तो कोई अपने बच्चों के लिए दूध लेने जा रहा था, तो कोई जब वो उपद्रव हो रहा था तो अपने भाई को बचाने के लिए गया। तो सारे ही जो मारे गए हैं वो गरीब मेहनतकश से। और इस रिपोर्ट का जो मकसद है वो वहाँ के जो जनता है, जो पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हुई है, क्योंकि 10 तारीख के दिन जो पुलिस है वो घरों में घुसकर उन्हें मारा गया है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, बीमारों को नहीं बख्शा गया, महिलाओं को नहीं बख्शा गया, घर का टीवी, फ्रिज, कूलर से लेके तमाम सारी चीज़ें तोड़ी गई हैं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम जो मांग करना चाह रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो जो घायल है, ठीक है, उन घायलों को जो है सरकार 5 लाख का मुआवजा दे और जो मारे गए, क्यों? क्योंकि वो जो मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे गए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस ने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर की जो बात कह रही है कि हमने ऑर्डर दिया वो 9 बजे है।
इस वक्त पूरे देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है और उत्तराखंड में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बुरा हाल है। न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में इस वक्त गर्मी ज्यादा है, बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में टेम्परेचर आज 40 के पार है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 29 तारीख को तापमान 43 के पार रहा। और मौसम के बारे में जानकारी देते हुए मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में तापमान 43 के पार हो गया और पंतनगर में तापमान 40 पहुंच चुका है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी हीट वेव की संभावनाएं बनी हुई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर हिल्स में भी जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और करीब 4 से 5 डिग्री, कहीं पर 6 डिग्री 7 डिग्री तक भी ये सामान्य से ऊपर है। तो आज अगर देखें देहरादून का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ऑल टाइम रिकॉर्ड भी हमारा 43.1 का है डिग्री सेल्सियस का। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लोज टू जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है उसके क्लोज ही पहुंच गया एकदम से। और इसी तरह जो है अगर टेहरी में बात करें तो वहाँ पे भी आज 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, या पंतनगर में तो वहाँ पे 42.0 रहा है। और इसी तरह आप देखेंगे जो मुक्तेश्वर है तो वहाँ पे भी 29.5 डिग्री रहा है। तो ये टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस समय है, बल्कि इसकी वजह से आप अगर हीट वेव की क्राइटेरिया भी है वो भी फुलफिल होता है हमारा। तो आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, तो उसमें तो कुछ जगहों में मैं कहूँगा कि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन जो है कुछ जगहों में वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रहेगी। देवभूमि उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर रख दिया है। आलम यह है कि दिन के साथ ही रात्रि में भी बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। और वहीं राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड बना रही है और प्रदेश में लगातार तीसरे दिन 60 मिलियन यूनिट के पार बिजली की डिमांड पहुंच चुकी है। लाइट जाने से यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है और बच्चों को भी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हो रही है और घंटों घंटों तक यहाँ पर लाइट जा रही है, जिससे कि बहुत दिक्कत आ रही है। और रात के समय, दिन के समय, किसी भी समय लाइट जा रही है? किसी भी समय लाइट चली जा रही है, जिससे बहुत गर्मी की दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। बढ़ते आगे, दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का अनुमान जताया गया है और इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय की जा सकती है। और लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे को 8 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान है। एनएचआई वालों से पूछ लेंगे ना। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे स्टेट के लिए। इससे दिल्ली देहरादून की दूरी जो समय जो लग रहा है वो काफी कम हो जाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2.5 घंटे में लोग उससे आराम से पहुंच पाएंगे दिल्ली। उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है और टोटल 8 पैकेज हैं। उसमें पहला पैकेज कंप्लीट करके इस महीने चालू किया जाना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो चालू कर लेंगे। लेकिन जो बाकी के पैकेज हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे जो एनएचआई के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक, एंड तक हम लोग इसको पूरा यहाँ से दिल्ली तक का पूरा रोड कंप्लीट करके इसको चालू कर पाएंगे। रामनगर शहर के पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले दर्जनों लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम राहुल शाह को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी में लग रहे अवैध मोबाइल टावर पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। और कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां पर रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी अनुमति के यहां पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे भविष्य में यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। लोगों को कई अन्य प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और मोबाइल टावर लगवा रहे व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच कराए जाने की मांग की है। पूरा मामला ऐसा है कि पंजाबी कॉलोनी जो काशीपुर रोड पर स्थित है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति द्वारा, जिसने अभी पिछले 4-5 साल से ही वो पंजाबी कॉलोनी का निवास कर रहा है, तो एक टावर जो कि गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसे हमने पिछले महीने में से रुकवाया गया था और उन्होंने फिर किसी फर्जी कागज़ों के माध्यम से उसको दोबारा से लगाने की कोशिश की है। और जबकि हमने नगर पालिका में
पता किया कि उसके द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन ये व्यक्ति कागज़ बनाने में माहिर है। पहले भी 3-4 बार ये जेल जा चुका है इसी तरीके के कार्यों में। इसमें पूर्व में भी शिकायत आई थी, जब इनके द्वारा टाव लगाने की कोशिश की गई थी। उसमें हमने नगर पालिका को जांच के निर्देश दिए थे। नगर पालिका ने उसमें जांच की और मौके पे काम रुकवाया भी था। उसके बाद जब शिकायत ये प्राप्त हुई कि इनके द्वारा पुनः कार्य किया जा रहा है, तो नगर पालिका ने इसमें नोटिस दे दिया है उनको, और उनके द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो सके इनके द्वारा अनुमति से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सहायक अभियंता जो जिला विकास प्राधिकरण है उनको भी सूचित किया गया। उनके स्तर से भी इसमें प्राधिकरण पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मैदानी जिलों में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देहरादून में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से दून अस्पताल की IOPD से मरीज ड्राई आई सिंड्रोम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे देहरादून के निवासियों को आंख की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दून अस्पताल की नेत्र विभाग की OPD में आंखों में सूखापन, एलर्जी कंडीशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इन दिनों अस्पताल की OPD में करीब 150 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकतर मरीज तेज गर्मी की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम की समस्याओं से ग्रसित हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक आंखों में सूखेपन का जो समय पर इलाज ना हो तो आंखें खराब भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में आमतौर पर जिन मरीजों में ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा होती है वो मरीजों की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो लोग जिनमें सूखे आंखों में सूखापन होना या कई बार लोगों को जो एलर्जिक लोग होते हैं उनमें भी एलर्जी की समस्याएं बढ़ती हैं। तो ऐसे मरीज ज़्यादातर OPD में आ रहे हैं। OPD में तो आमतौर पर हमारे 150 के आसपास मरीज प्रतिदिन IOPD में आते हैं, जिसमें इस समय पे ज़्यादातर मरीज जिनको सूखेपन की समस्या है वो ज़्यादा आते हैं। कुछ लोगों में एलर्जी भी है, उनके भी मरीज दिखते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों का कहना था कि विगत 2 माह से लगातार स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और इस वजह से न तो सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि रात में चोरी की घटनाओं में भी इजाफा यानी कि आपराधिक घटनाओं का खतरा बना रहता है। और नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की मॉनिटरिंग का कर शीघ्र ही व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी और कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड क्षेत्र नंबर 37 में विगत 2 माह से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है और 2 महीने बीत जाने के बाद सारे अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त महोदय को इस समस्या को अवगत कराने के लिए आए, तो आज यहाँ कार्यालय पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे आगे आप? अब इनके कार्यालय में हम ये अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे फ़ोन से कि अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सेवाएं आ जाएंगी तभी उनको भुगतान किया जाएगा। दमवा डुमर क्षेत्र के लिए मैंने स्पेशल विजिट किया सहायक निगम आयुक्त को कि अगर वहाँ पर भारी मात्रा में अगर स्ट्रीट लाइटें खराब है तो प्रथम चरण में वहाँ की ठीक कर ली जाए, क्योंकि वहाँ अब जैसा बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट खराब है और मैं खुद भी इसको मॉनिटर करूँगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। नगर निगम देहरादून में सफाई कर्मचारियों को दिए गए वेतन घोटाले को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें बनाई गई सफाई समितियों से अब वसूली की जानी है, जिसकी रकम कथित 50 करोड़ रुपए से अधिक की गई है। और इसको लेकर नगर निगम देहरादून आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से आख्या मांगी गई है। साथ ही रिपोर्ट में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया उन सब की रिपोर्ट ली जा रही है। देखिए, उसमें 4 बिंदुओं पर मेरे द्वारा स्वास्थ्य अनुभाग से आख्या मांगी गई है, जिसमें हमारे अनुपस्थित कर्मचारी जो बताए गए हैं उस रिपोर्ट में उनकी उपस्थिति प्रमाणित करने वाले कर्मचारियों के नाम, उनका वेतन कितना आहरित किया गया और किसको वो दिया गया, उन सब की हम डिटेल निकाल रहे हैं। जैसे ही वो डिटेल हमारे पास आ जाएगी हम उसमें सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर रिकवरी की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।
विकासनगर से है, जहां थाना कालसिया के रोपौ गांव में बीती 13 मई को हुई एक बुजुर्ग की हत्या मामले में फरार चल रहे उसके ही पड़ोसी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी हरिया को कोर्ट में पेश किया है और जहां उसे जेल भेज दिया गया। ये थाना कालसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रूपो निवासी खजान सिंह द्वारा दिनांक 16 मई को एक तहरीर थाने पे दी गई कि उनके पिता आषाढ़ की हत्या उनके पड़ोसी हरिया आदि द्वारा की गई है। इस संबंध में थाना कालसी का धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री वैभव गुप्ता द्वारा की गई और विवेचना के दौरान उन्होंने पाया कि आषाढ़ जो कि हरिया की पत्नी के संग कुछ गलत काम कर रहा था, तो इसको देखते हुए उन दोनों की हाथापाई हुई और हरिया ने आषाढ़ के सिर पे लाठी से प्रहार कर दिया और भाग गया था वो। तो आज उसे हरिया को लखवाड़ कॉलोनी डाकपत्थर से गिरफ्तार किया गया और उससे जो हत्या में प्रयुक्त लाठी है वो भी बरामद कर ली गई है, जिसे आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों से पहले अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है और इसी कड़ी में दून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की कार्रवाई गतिमान है। अब तक 50 से अधिक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चूना भट्टा और दीपनगर बस्ती में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस दौरान भारी विरोध का भी सामना अधिकारियों को करना पड़ा और स्थिति ये हुई कि ध्वस्तीकरण के लिए जो मकान चिन्हित किए गए थे उनमें से रह रहे लोगों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। राजधानी देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। सूर्य की बढ़ती तपिश के बीच बेघर होते लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। मेहनत की कमाई से बनाए गए आशियाने को उजड़ता देख पीड़ितों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। स्थिति ये हुई है कि ध्वस्तीकरण के लिए जो मकान चिन्हित थे उनमें रह रहे लोगों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। इस पर पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें बाहर निकाला। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अकेले ही लोग जेसीबी से अपने आशियाने को टूटते हुए देखते रहे। इस दौरान किसी राजनीतिक दल ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया। प्रशासन ने अब तक 50 से अधिक अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। हालांकि मलिन बस्ती के मुद्दे पर राजनीति जरूर गर्मा गई है। 2002 से रह रहे हैं तो इनमें क्या करते हैं, हमारे पे बार बार धमकी दिए जाते हैं और नोटिस देते हैं कि देखो आपको जो है 2016 से जो पुराना डॉक्यूमेंट्स है, मतलब 14 का 12 का 15 का जो भी पानी बिल और बिजली बिल, ये विभाग कहते हैं, निगम भी कहते हैं और वो एमडीडी वाले भी कहते हैं कि जो 2016 से जो है पुराना डॉक्यूमेंट्स दीजिए तभी आपका सुनवाई कुछ होगा। और हम देते हैं भाई, हमारे पे है नहीं, हम झुग्गी झोपड़ी में 9 साल हैं। देखिए, पूरी तरीके से अराजकता है। हर सर को छत देने की बात करने वाली मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गरीबों को उजाड़ रही है। यहीं उत्तराखंड के देहरादून राजधानी में एक बीजेपी के पार्षद ने एक भूमि के अधिग्रहण उसकी बात की थी, कब्जे की बात की थी, जो सूचना के आधार में सही भी साबित हुई, जिसमें 3 बीघा कुछ मुट्ठी ज़मीन एक किसी ने कब्जा की, उसको सरकार ने खाली नहीं कराया। लेकिन जो गरीब है, जो वकील को पैसा नहीं दे सकते, जो कोर्ट नहीं जा सकते, उनको उजाड़ने में सरकार लग गई है। एनजीटी का हवाला दे रहे हैं। ये भी तो कहा गया था कि फॉर्म भरे जाएं, वो करे जाए, उसको सरकार ने क्यों नहीं किया? गरीब, अनपढ़, जो लोग के पास कुछ नहीं है, उनसे आप ये उम्मीद करेंगे फॉर्म भर के अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, वो नहीं हो सकता था। ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय का सम्मान करती है और न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। और इस प्रकार से कांग्रेस की आदत है केवल बयानबाजी करना और ऐसी जगहों पर केवल और केवल राजनीतिक करण के लिए और राजनीति करने के लिए कांग्रेस माइलेज लेने के लिए इस प्रकार की चीजें करती है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भी अधिकांश जब आप देखेंगे, देश में अधिकांश राज्य कांग्रेस की सरकारों का रहा है और कांग्रेस के समय पर किस प्रकार से गलत चीजें कर करके, गलत चीजों को आगे बढ़ा करके लोगों को, समाज को बरगला करके राजनीति करने का काम इस प्रकार कांग्रेस करती है, आज भी वही कर रही है। आपको बता दें कि एमडीडीए और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना नदी किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे। यहाँ पर अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है।
वहीं निकाय चुनाव से पहले अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध हुई इस कार्रवाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई के विरुद्ध नगर निगम का घेराव किया और इसी के साथ कांग्रेस का कहना है कि वह इस मामले में कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में जनता भाजपा को इस कार्रवाई का जवाब देने वाली है और बता दें कि सितंबर-अक्टूबर में ही निकाय चुनाव हो सकेंगे। निकाय चुनाव के दंगल को जीतने के लिए सभी दलों ने जीत के दावे भी तेज कर दिए हैं। देखिए, सरकार निकाय चुनाव के प्रति कतई गंभीर नहीं है। अभी तक सरकार ने आरक्षण तय नहीं किया है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी चुनाव के लिए, वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां हैं, उनका पूरा होना है। लेकिन सरकार की तैयारियां मैं समझता हूं कि पूरी अपूर्ण हैं और सरकार गंभीर भी नहीं लगती है। लेकिन अगर चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमने हर नगर निकाय में के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी हैं। नहीं, पीछे कहाँ हट रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं हो जाए। वे सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में सारी मशीनरी सब व्यस्त थे और अब उसका आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, परिसीमन है, ये सब हो जाएगा तो चुनाव कराएंगे। चुनाव से पीछे क्यों हट रही है? लोकतंत्र में चुनाव अवश्यम भावी है, चुनाव होने ही चाहिए। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। सवाल ये है कि हर बार चुनाव से पहले मलिन बस्तियों का मुद्दा क्यों गरमाया जाता है? आखिर क्यों समय रहते प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करता? सवाल ये भी है कि आखिर सरकार क्यों स्थायी समाधान नहीं निकालती? सवाल ये भी है कि सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव के लिए तैयारी क्यों नहीं की? स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क।